आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुजी पर। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पढ़ते हैं कक्षा 12 और कक्षा 10 की हिंदी और संस्कृत बड़ी सरल और रोचक ढंग से। तो आज हम इसी क्रम में कक्षा 12 की काव्य खंड से एक पाठ लेकर आए हैं, हिरोशिमा। आपने इसके पहले इसमें शीर्षक दिया हुआ था, मैंने आहुति बनकर देखा, इसको पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे हिरोशिमा शीर्षक को। तो इसके जो कवि हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आइए हम अज्ञेय जी के इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे वीडियोस को अपने मित्रों को शेयर करते रहें, जिससे इसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। तो शीर्षक है हिरोशिमा। हिरोशिमा यह आप जानते हैं जापान का शहर है, जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर जो है परमाणु बम डाला था। तो उसका जो विनाशकारी दृश्य था, उस विनाशकारी दृश्य का वर्णन जो है इन पंक्तियों में कवि ने किया है। इसकी जो पंक्तियां हैं हम उनको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया है, एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। क्या समझने का प्रयास करें। कहा गया है एक दिन सहसा सूरज निकला। क्या हुआ, एक दिन अचानक सूरज निकला। अब जानते हैं सूरज निकलने का एक निश्चित समय होता है। वो किस समय, वो एक नियमित समय जब निकलता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होता है। वो तो रोज़ निकल रहा, उस समय निकलेगा, रोज़ सुबह होगी और सुबह के अनुसार जो है अब लोग अपने कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ कभी कहता है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, मतलब सहसा, वो सूरज वो प्राकृतिक सूरज नहीं था, तो सहसा कैसे निकल आया। तो ये सहसा जो सूरज निकला है, उस सूरज के प्रति जो है कई अपने भाव व्यक्त करना चाहता है कि सहसा सूरज निकला। और कहा कि अरे क्षितिज पर नहीं, अब सूरज निकलता है तो कहाँ निकलता है, क्षितिज से निकलता है। क्षितिज जानते हैं क्या होता है, वो किनारा जहाँ पर हमें ऐसा दिखाई पड़ता है, हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है और जहाँ हमें ऐसा लगता है कि जो सूर्य, ये आकाश जो है वह पृथ्वी से मिला हुआ है, तो पृथ्वी आकाश जहाँ दोनों जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, वो दृष्टि जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, तब वो दूरी जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वो क्षितिज है। और यहाँ कभी वही कहना चाहता है कि अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, तो क्षितिज पर निकलता है रोज, लेकिन वो जो सूरज अचानक निकला था वो कहाँ निकला, वो क्षितिज पर नहीं निकला, बल्कि वो नगर के चौक, जो यहाँ पर दिया है ना शहर हिरोशिमा, हिरोशिमा नगर के चौराहे पर सूरज निकला, ऐसा कहा गया है। और कहा धूप बरसी, सूर्य के निकलने पर धूप बरसती है, तो वैसे ही कभी यहाँ भी कहना चाहता है धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं। अब जब सूर्य निकलेगा, प्राकृतिक सूर्य निकलेगा तो क्या होगा, तो सूर्य अंतरिक्ष से निकलेगा, अब वहाँ से धूप बरसेगी, धूप उसकी आती है। लेकिन यहाँ कभी कहना चाहता है धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, कहाँ से, फटी मिट्टी से। अब फटी मिट्टी से मतलब क्या हुआ, तो फटी मिट्टी का मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका ने परमाणु बम डाला वो हिरोशिमा में डाला, नगर के चौराहे पर डाला, और वहाँ जब वो परमाणु बम गिरा तो बहुत बड़ा सा तालाब बन गया, पूरी मिट्टी फट सी गई। तो ऐसे लगा जैसे वो पृथ्वी से फटी मिट्टी से सूर्य निकला हुआ है, और ऐसे ही प्रकाश फैला रहा है जैसे वो प्राकृतिक सूर्य जो है या दोपहर के समय बहुत तीव्र प्रकाश फैलाता है, ऐसा कवि कहना चाहता है। और कवि कहता है कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों, दसों दिशा में कुछ छड़का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित छड़की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी फिर। कितना करुणामय दृश्य है, कितना भयानक दृश्य था, कितना विनाशकारी दृश्य होगा वो। उस विनाशकारी, उस बड़े भीषण दृश्य का वर्णन कवि कहता है, छायाएं मानव जिनकी दिशाहीन सब ओर पड़ी। अर्थात यहाँ कवि कहता है कि जो मनुष्य की छाया है, जैसे प्रातः काल होने पर प्रतिदिन जो है, मतलब हमेशा ही सूर्य के निकलने पर छाया बनती ही है, लेकिन यहाँ कवि कहता है कि मानव की जो छाया थी उस दिन कैसी बनी थी, वो दिशाहीन थी। किस दिशा में छाया जा रही है ऐसा भी कुछ समझ में नहीं आता था। कहा गया छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, क्योंकि वह सूरज पूरब में नहीं उगा था जैसे कि रोज उगता है। तो यहाँ कहा कि वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, वो सहसा ही नगर के बीचों बीच, हिरोशिमा जो नगर था वहाँ पर उसकी बीच चौराहे पर वो परमाणु बम डाला गया। और यहाँ कहा
काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो। यहाँ पर कहा कि काल रूपी सूर्य, अर्थात सूर्य जो है जैसे काल बन गया हो। तो काल सूर्य के रथ के पहियों के, तो रथ में आप जानते हैं जो पहिए लगे होते हैं, पहियों के बीच में जो तीलियां टाइप की लगी होती है उन्हें हम अरा कहते हैं। तो यहाँ कवि कहता है कि काल रूपी सूर्य के जो पहिए हैं, अर्थात सूर्य जो है जैसे वो काल बन गया हो और उस काल के जो रथ, उस काल रथ के जो पहिए हैं उनके अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। अब जब वो रथ इतना, जब सूर्य होता है वो इतना तीव्र उसमें प्रकाश होता है, इतनी तीव्र ऊर्जा होती है कि जब इतनी तीव्र ऊर्जा जब पड़ेगी तो उसकी छाया किस ओर बन रही थी यह समझ में नहीं आ रहा था। और कहा कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी फिर। कुछ क्षण का वह उदय अस्त। अब यहाँ ये भी कहा कि जो सूर्योदय हुआ उस समय वो कैसा सूर्य उदय हुआ, कुछ क्षण के लिए उदय हुआ, जैसे कि रोज उदय होता है और हम जानते हैं कि प्रातःकाल उदय हुआ है, शाम तक वो लगभग 8, 10, 12 घंटे तक वो रहता है। लेकिन यहाँ कवि क्या कहता है कि वो जो सूर्य उदय हुआ था कुछ क्षण के लिए उदय हुआ था और फिर अस्त हो गया। और उस केवल कुछ क्षण में जो उदय अस्त हुआ था वह उदय अस्त कैसा कहा गया है, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी फिर। एक पल के लिए वो प्रज्वलित हुआ था सूर्य और उसके बाद में सारे दृश्य को, जो भी वहाँ पर आसपास था पूरा का पूरा दृश्य जो है उस सूर्य ने उसको सोख लिया, उसको जो है उसने जला के भस्म कर दिया, राख कर दिया, वाष्प बना दिया। इस प्रकार से कवि कहता है कि एक पल में ही जो है उसने कितना विनाश कर दिया, ऐसा सूर्य उगा था वो। तो यहाँ पर कवि जो है हमें बताना चाहता है कि मानव के द्वारा बनाया गया जो सूर्य है वो हमारे लिए कितना विनाशकारी था। तो सूर्य तो मतलब समझ रहे होंगे आप सूर्य कवि किसे कह रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। अब यहाँ कहा कि जो मानव की जो छायाएं थी वो लंबी हो होकर नहीं मिटी। अब जब छाया, सूर्य जब नीचे अस्त हो रहा होता है तो हमारी छाया लंबी हो रही होती है, या सूर्य जब ऊपर होता है तब हमारी छाया थोड़ी छोटी हो जाती है। लेकिन कवि यही यहाँ पर क्या कह रहा है कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, धीरे से अस्त नहीं हुआ था, छाया मानव की लंबी होकर नहीं मिटी थी। कैसे मिटी, यहाँ कहा कि मानव ही सब भाप हो गए। इतनी प्रचंड ऊष्मा थी उसमें कि उस ऊष्मा से, उस ऊर्जा से सब मानव ही भाप हो गए, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं, और कहा कि छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी हुई सड़कों की गच पर। अब ये छाया क्या है, ये छाया मतलब उसके प्रतीक हैं, उसका जो विनाशकारी दृश्य है उनको देखकर वो उसकी छाया है, और उनको देखकर हमें जो है मालूम होता है कि वह जो विनाशकारी दृश्य था कितना भयानक होगा, कितना विभीषण होगा। कभी यहाँ कहता है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, अर्थात मानव ही जो है मानव के लिए कितना विनाशकारी हो गया है। मानव ने ऐसी चीज़ों का निर्माण किया है कि जो कि मानवता के लिए कितना घातक है। तो यहाँ कभी कहता है कि मानव का जो रचा हुआ सूरज है वो मानव को ही भाप बनाकर सो गया, और पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। और वहाँ के जो पत्थर हैं वो झुलस गए थे, पिघल गए थे। तो कभी यहाँ कहता है कि यदि वो जो वहाँ पर पत्थरों पर लिखे हुए जो प्रतीक हैं, जो विनाशकारी दृश्य है, जो वहाँ के पत्थर आदि थे वह तक झुलस गए थे, उनको देखने से हमें मालूम होता है कि वह कितना भयानक था, और मानव जो है कितनी घातक अवस्था में आ गया है, कितना विनाशकारी हो गया है, जो कि मानव के लिए बड़ा हानिकारक है। तो इन सब बातों के प्रति जो है कवि चिंता व्यक्त करता है, और उसने इस प्रकार से हिरोशिमा शीर्षक देकर के अपने भाव जो है इसमें व्यक्त किए। एक बार हम बात करते हैं इसमें जो काव्य सौंदर्य दिया है, तो काव्य सौंदर्य से पहले हम भाषा की बात कर लेते हैं। तो भाषा की बात करें इसमें सबसे देखते हैं कि इसमें जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बात करें अगर रस की तो इसमें करुण और भयानक रस देखने को मिलता है, क्योंकि बड़ा ही भयानक, बड़ा ही विनाशकारी दृश्य था। उस विनाशकारी दृश्य का वर्णन करते समय देखते हैं कि भयानक रस देखने को मिलता है, और लास्ट में इस से जो हानि हुई उसको सोचकर हमारे मन में करुणा भी उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो अलंकार हैं वो रूपक और प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है इसमें देखने को मिला है। छंद जो मुक्तक है और शब्द शक्ति लक्षणा है, गुरु प्रसाद है, और शैली जो है प्रतीकात्मक शैली के रूप में ये पाठ दिया था। तो चलिए आपका पाठ ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर से हम अगले किसी पाठ को लेकर पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप जो भी आपके पास वीडियो उपलब्ध हैं आप उनका स्वाध्याय करें, और जहाँ भी आपको दिक्कत होती है आप कमेंट करके हमें सूचित करें, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें।